Good afternoon, all of you. I'm Aman Chaurasia taking a lecture for project management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने मेनली लास्ट मतलब थर्ड यूनिट में हमने 4 मेथड कवर अप कर लिए मेनली, जिसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होता है। अब चैप्टर नंबर 4 रिस्क एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, इसमें आपका मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। ओके, तो मेनली हम लोगों को इसमें दोनों चीज़ें कवर अप करके चलना है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इंट्रोडक्शन रिस्क का लगभग सभी बिजनेस डिवीज़न में रिस्क निहित होती है, मतलब सभी बिजनेस में रिस्क शामिल होती है, निहित होती है। ओके, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इट इज़ हायर बिकॉज द कॉस्ट एंड बेनिफिट एक्सटेंडेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें लंबा समय लगता है। जिस प्रोजेक्ट में लंबा इन्वेस्टमेंट लगता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा समय, ठीक है, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है क्योंकि ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा समय तक काम चल रहा है और बड़ा प्रोजेक्ट है। अ प्रोजेक्ट इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर लाइक इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, salvage value of the asset, and at the end of economic life. मेनली प्रोजेक्ट की वैल्यू इकोनॉमिकली उसकी लाइफ कितनी है उस पर डिपेंडेंट है, और फिर वो बिकेगा कितने में, साल्वेज वैल्यू मतलब है ना, जब कोई चीज़ें ख़राब हो जाती है, काम के लायक नहीं होती, उस चीज़ को आप लोग भंगार में बेचते हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज साल्वेज वैल्यू। कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिमांड फॉर द प्रोजेक्ट ETC, है ना। कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, टर्म्स, टेक्नोलॉजी, ये सब इस पर प्रोजेक्ट की लाइफ पर डिपेंडेंट होती है। प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकल लाइफ मतलब पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कितना क्या इन्वेस्टमेंट उसमें लग रहा है, उसकी कैपेसिटी कितना कैपेबल है, कितने साल तक चलेगा। ओके, साल्वेज वैल्यू एट द एंड कितने में बिक सकता है प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। द रिस्क वेरियस फ्रॉम वन प्रोजेक्ट प्रपोजल टू अनदर, सम प्रोजेक्ट में भी लेस रिस्की वाइल सम में भी मोर रिस्की। प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट के नेचर पे है। कोई से प्रोजेक्ट होते हैं जो ज़्यादा रिस्की होते हैं, कोई से कम रिस्की होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी मोर रिस्की देन एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, एंड द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में भी मोर रिस्की देन अ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। देखो, इन्होंने रैंकिंग दे दी है किसे, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है मोर रिस्की होता है देन एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। रिसर्च आप किसी पे कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, वो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है रेदर देन किसी का एक्सपांड करना, मतलब किसी को बढ़ाना। आप आपकी फैक्ट्री को बढ़ा रहे हो, वो आसान प्रोजेक्ट है कंपेयर देन रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना। फिर आपका रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट से एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेंशन कर रहे हो आप, नई चीज़ें लेकर आ रहे हो, नई चीज़ें ला रहे हो, तो जाहिर सी बात है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रिस्क ज़्यादा है रिकवरी की, है ना। रिप्लेसमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मशीनरी रिप्लेस करेंगे, तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, उसका रिटर्न भी हो सकता है, 1 साल में लगभग आप कवर अप कर सकते हैं। सच रिस्क एंड अनसर्टेनिटी अफेक्ट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल। ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन प्रपोजल, है ना, प्रोजेक्ट के बनने पर डिपेंड करता है। इट इज़ एसेंशियल टू इनकॉर्पोरेट द रिस्क फैक्टर इन प्रोजेक्ट अप्रूवल, है ना। प्रोजेक्ट अप्रूव होगा कि नहीं, अप्रूव होगा कि रिजेक्ट होगा, है ना, ये अनसर्टेनिटी रहती है इस टाइप की कि आप प्रोजेक्ट पे काम करते रहे हो बट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। फॉर एन एग्जांपल, अगर ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ब्रिज बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है इंजीनियर द्वारा। अब आजकल तो थोड़ा लिफाफा सिस्टम चलता है, तो लिफाफा दे दिया और टेस्टिंग पास, है ना। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि टेस्टिंग होती है ना, टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं, तो वापस से वो ब्रिज बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, वापस से ब्रिज कंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि ब्रिज झेल नहीं पाएगा, ब्रिज गिर जाएगा। ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्क। नाउ मीनिंग ऑफ द रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क को किसी नुकसान या दुर्घटना होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। रिस्क एक तरीके से
दुर्घटना या नुकसान को परिभाषित करती है, यह दर्शाती है कि कोई प्रतिकूल घटना होने की संभावना है ना, मतलब कोई घटना होने वाली है, वो होता है रिस्क। अपन बोलते हैं ना रिस्क है, रिस्क है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस के केसेस में आप लोगों ने सभी ने ये फेस किया होगा। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं, ट्रिपल बाइक पर जा रहे हैं, है ना, तो आपको ये डर रहता है कि रिस्क है चौराहे से निकलने में, चलो कॉलोनी की गली में से निकलें। ओके, सो इट इज़ द रिस्क। नेचर ऑफ द रिस्क का नेचर क्या होता है? निर्णय लेने वाला व्यक्ति सही पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, इसलिए रिस्क की स्थिति बनती है ना। निर्णय अपन लेने में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, है ना, पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते, पहले से आप किसी भी चीज़ का अनुमान लगा नहीं सकते, आप बस सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, है ना। पूरी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होगी कि नहीं, आपके अकॉर्डिंग होगी कि नहीं, ये संभावत नहीं है ना। कुछ चीज़ें साइंटिफिक बेस्ड है, बाकी कुछ चीज़ें तो ऊपर वाले के हाथ में होती है रिस्क के मामले में। पूर्वानुमान में पूर्णतः संभव नहीं है, क्योंकि वह जिन भावी घटनाओं पर निर्भर होता है वह अनिश्चित होती है। मेन अपन क्या कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, अपन क्या सोच रहे हैं कि यार रिकवरी हो जाएगी, है ना, रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, द फ्यूचर टेंस, हो जाएगी, रिकवरी हुई नहीं है। और रिकवरी का भी रिस्क है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करा पता चले वो रिकवर ही नहीं हो रहा हो, है ना। सामान्यतः किसी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट पर्याप्त रिटर्न की अपेक्षा से किया जाता है। देख लो, वही बात आ गई, किसी भी फाइनेंशियल एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसके से कि रिटर्न होगा, है ना। कहीं भी आप जो एक इंटरप्रेनर हो या एक न्यू बिजनेस ओनर हो, वो बिजनेस स्टार्ट करता है इन दी होप ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के हिसाब से, है ना। किंतु जिन एसेट्स के साथ रिस्क जुड़ी होती है वे अपेक्षित रिटर्न प्रदान करती है। जैसे अब देखो, शेयर मार्केट का ही देख लो आप लोग, शेयर मार्केट में हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये रूल चलता है ना। जितनी आप रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आप रिटर्न कमाओगे ही कमाओगे। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइस रिस्क, मूल्य संबंधित रिस्क। इनपुट एवं आउटपुट, कच्चा माल तैयार करना, दोनों के मूल्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, यह प्रोजेक्ट के परिणामों को प्रभावित करेगा, है ना। देखो, कच्चा माल, इनपुट और आउटपुट, कच्चा माल के रेट कभी भी बढ़ते घटते रहते, ऐसा नहीं कि कभी भी रेट इसके ज़्यादा हों, है ना। कच्चा मटेरियल आप लेकर आएंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपका प्लांट है चिप्स मेकिंग का, चिप्स की फैक्ट्री है, आपको ऑयल चाहिए, आलू तो फिर भी 10-20 रुपये का अंतर आएगा, ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ऑयल चाहिए, रिफाइंड ऑयल, सोया रिफाइंड ऑयल अगर आपको चाहिए तो इसके रेट में मेजर माइनर चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पहले, अभी मैं 5 लीटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 लीटर ऑयल आता था, सोया रिफाइंड ऑयल कितने का आता था? 5 लीटर ऑयल 425 रुपये का, अब वही आपको 550 रुपये का मिलता है। सोच लो, 5 लीटर में इतना मेजर चेंज है, तो आपको 50 लीटर लगता होगा प्रोडक्शन यूनिट में, तो कितना चेंजेस आता होगा। प्राइस का रिस्क, है ना। अंडरस्टैंड द प्राइस रिस्क। मूल्य निर्धारण में सरकार के हस्तक्षेप का भी विपरीत प्रभाव हो सकता है। गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आती है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। देन टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजी संबंधित रिस्क दो रूपों में प्रतीत हो सकती है। पहली, वह प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में प्रयोगशाला स्तर पर प्रमाणित हो चुका है, उसे व्यावसायिक स्तर पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। देखो भैया, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, पता चले वो टेक्नोलॉजी ही बंद हो गई हो। फॉर एन एग्जांपल, गाड़ियों के केस में, है ना, BS2 इंजन बंद हो गया था, BS4 इंजन जिस गाड़ी में होंगे वही गाड़ी रोड पर चलेगी। ये गवर्नमेंट द्वारा रूल आ गया था, है ना। गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि 4 स्ट्रोक इंजन ही चलेगा, 2 स्ट्रोक इंजन बंद। ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आपने तो वो टेक्नोलॉजी पे काम करके अपना प्रोजेक्ट बना लिए, मतलब अपनी गाड़ियाँ बना ली। अब जिनके पास 2 स्ट्रोक इंजन की गाड़ियाँ थी, उनको सस्ते में बेचना पड़ी, है ना। लोगों को ब्लैक मार्केट में सस्ते में बेचना पड़ी, क्योंकि चलने पे रोक नहीं थी, बेचने पर रोक थी। आप वही कीमत में उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ियाँ आपको निकालनी पड़ेगी। अब वो तो आप 2 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ी है तो आपके लिए वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको रिकवर आप नहीं कर सकते, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर संबंधित रिस्क। देखो, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव प्रोजेक्ट के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। यह यदि प्रोजेक्ट को दीर्घकालीन ऋण से फंड प्राप्त हुआ है,
उसके पश्चात ब्याज दर कम हो जाती है, तो प्रतियोगी समान प्रोजेक्टों को की स्थिति ब्याज दर पर स्थापित करने में सक्षम होगा, है ना। अगर देखो आपने इसकी इंटरेस्ट की रेट अगर मेनली आप लोगों को मैंने बताया था, इंटरेस्ट दो तरीके से कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो लगते ही जाता है। अब मान लो इंटरेस्ट रेट मार्केट में अगले साल कम हो गया है और आपने वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे वही कंपाउंड इंटरेस्ट से ले लिया है ज़्यादा रेट पर। मान लो आपने 10% से ले लिया, अगले साल रेट 8% हो गया मार्केट रेट, तो आपके लिए तो घाटे का सौदा हो गया, है ना। तो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड रिस्क, और अगर रिटर्न नहीं हुआ तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, ये रिलेटेड रिस्क भी शामिल होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क, प्रोजेक्ट समाप्ति संबंधित रिस्क। प्रोजेक्ट समाप्त होगा इसकी भी क्या गारंटी, वो सक्सेस होगा, है ना, सक्सेस ही होगा एंड होते टाइम, कंप्लीट होते टाइम प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड रिस्क। ओके, कभी कभी क्या होता है, समय पर कॉस्ट के अंतर्गत समाप्त करना एक बड़ी चुनौती है। यदि प्रोजेक्ट की समाप्ति में देर होती है तो उधार लिए गए फंड अतिरिक्त ब्याज के कारण फाइनेंशियल बोझ बढ़ सकता है। देख लो, प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो जो आपने पेमेंट उधार लिया है ना, जो लोन लिया है, उसका ब्याज बढ़ते जाएगा, मतलब कंपाउंडली होते जाएगा, ब्याज नहीं दे पाएंगे आप, है ना। और आप उस प्रोजेक्ट को करने में टाइम लगा देंगे। और अभी क्या टेक्नोलॉजिकल इरा है, टेक्नोलॉजिकल डेली चेंजेस हो रहा है, कुछ ना कुछ डेली इन्वेंशन होते जा रही है, जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं। अब आपके पास जैसे आपने नई नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए इतना समय लगा दिया प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते, पता चले प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते वो टेक्नोलॉजी ही उस समय से बाहर हो गई हो, नई टेक्नोलॉजी और आ गई हो, तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा ही नहीं एट द एंड। इन्वेस्टमेंट रिस्क, इन्वेस्टमेंट संबंधित रिस्क में फर्म के कैपिटल इन्वेस्टमेंट द्वारा कैश के इनफ्लोज एवं आउटफ्लोज में हुए परिवर्तन के कारण होती है। देखो, आउटफ्लोज क्या होता है, जो आपने पैसा लगाया। इनफ्लोज क्या है, जो कंपनी रिकवर कर रही है हर साल। अब वो कितने साल में रिकवर होता है, पता चले आपने प्रोजेक्ट बनाया है कि 5 साल में रिकवर हो जाएगा, और कोई कोई सी कंपनी है जो 8-10 साल में भी रिकवर करते रहती है ना। 8-10 साल में रिकवर करते रहेगी तो उसका बंद होना निश्चिंत है। इट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, कुछ राजनीतिक सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में चेंजेस आते रहते हैं, है ना। व्यावसायिक संस्थाओं में नियंत्रण रखने के लिए पॉलिटिकल अक्सर दबाव डालते रहता है बड़ी बड़ी कंपनियों पे। अब जैसे जियो का मुद्दा हुआ था, जियो का मुद्दे के टाइम पे मेनली क्या आया था, जो ट्राई कंपनी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये ट्राई जो है ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का रेगुलेटर है, किसके केस में, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में, है ना। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसका दबाव रहता है टेलीकॉम इंडस्ट्री पे, जितनी भी कंपनियां हैं, कि ये ज़्यादा भाव तो नहीं ले रहे हैं, फ्रॉडेंस तो नहीं कर रहे हैं। पहले तो ज़्यादा भाव भी लेते थे, अब जियो जैसे ही आया मार्केट में सब भाव उतर गए। अब ये क्या है, लोगों ने, राजनेताओं ने मीटिंग वगैरह की दूसरी कंपनियों वालों ने, वो कंपनियों के नाम तो नहीं लूँगा मैं, वो जैसे दूसरी कंपनियां हैं, दूसरी बहुत सारी जैसे कंपनियां हैं, आइडिया, वोडाफोन, है ना, डोकोमो, इसमें से बहुत सारी कंपनियां, मैं एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा, बट ये कंपनियों की हो सकता है कुछ मीटिंग वगैरह हुई हो, है ना, पॉलिटिकल मैटर पे, और इन लोगों ने कुछ नियम कायदे उसके बना दिए। जैसे ट्राई ने वो लागू कर दिया था, है ना, कि आप जो डेटा दे रहे हैं, जो पैक दे रहे हैं, उन पे ये रेट रहेगा ही रहेगा, है ना। तभी जियो ने एक्स्ट्रा डेटा के लिए 10 रुपये का रिचार्ज करा, 10 रुपये पे एक्स्ट्रा 1 GB का डेटा मिलेगा। अब ये तो कर सकता है जियो, क्योंकि ये उसके नॉर्म्स में नहीं था, है ना। मतलब उसके लिए लूप होल का फ़ायदा कि अपने कस्टमर हटे नहीं, अपने कस्टमर अपने से जुड़े रहें। अब ट्राई ने लॉन्च कर दिया कि भैया ये एक पर्टिकुलर प्राइस तय है इतने इतने डेटा के लिए, इतने मंथ के डेटा के लिए। तो सभी के डेटा आप देखना, आप लगातार जितना इंटरनेट दे रहे हैं, जितना बैलेंस दे रहे हैं वो लोग, है ना, वॉइस कॉल का, वीडियो कॉल का, जितना भी बैलेंस दे रहे हैं, लगभग सभी कंपनियों का सेम है। न तो जियो सबसे कम दे रहा था, अब ट्राई के जैसे ही रूल आए सबके रेट एक करना पड़े। जियो भी मजबूर है, ट्राई का कहना है तो मानना तो पड़ेगा ही। ओके, सो दे आर द फैक्टर दैट अफेक्ट मार्केट। और एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होती है, कंपनी से जुड़ी हुई कई रिस्कें होती है ना। फैक्टर स्ट्राइक, मैनेजमेंट में परिवर्तन। कई बार क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक वगैरह हो जाती है,
है ना, तो प्रोजेक्ट पे काम रुक जाता है। कभी कभी मजदूर नहीं आते काम करने वाले, अगर वो रिलेटेड है तो आपका, तो भी आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो भी एक्चुअल में रिस्क है ना। मार्केट रिस्क, मार्केट के रिस्क में जैसे अच्छा रिस्क से है जो कंपनियों सभी प्रोजेक्ट को अलग अलग ढंग से प्रभावित करती है सभी। फॉर एन एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर में परिवर्तन का प्रभाव सिर्फ उन प्रोजेक्ट पर होता है जो पहले से चल रहे हैं, बल्कि उन पर भी होता है जिन्हें शुरू करना बाकी है ना। इंटरेस्ट रेट घट रहे बढ़ रहे हैं, इनका प्रभाव जो चल रहे हैं उन पर तो होता ही होता है, बट जो अभी आप चालू करने वाले हैं, अगर नई इंटरेस्ट पॉलिसी आ गई तो आपने तो ये मान के चला था, भूतपूर्व प्लानिंग क्या करी थी कि 8% रेट से ले लेंगे, अब वो रेट 12% से मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएगी, है ना। सभी चीज़ें महंगी हो जाएगी आगे, भूतपूर्व आने वाले भी। ओके, इंटरनेशनल रिस्क भी होती है। बाकी इंटरनेशनल रिस्क तो मेनली इंडियन सिस्टम में ज़्यादा शामिल नहीं होती, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है तो उसमें स्पेसिफिक टाइप की होती है रिस्क वगैरह। जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, उदाहरण के लिए इन्फ्लेशन, डिमांड एवं सप्लाई आदि। इकोनॉमिक कंडीशन, पता चले कुछ चीज़ों का डिमांड है, जैसे सीमेंट वगैरह, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, सीमेंट वगैरह की आपने डिमांड करी है, सभी जगह से डिमांड रेज हो रही है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन सभी जगह चल रहा है, तो आपको मटेरियल पूरा नहीं मिल पाएगा, आपको दूसरी जगह से भी अरेंज करना पड़ेगा मटेरियल, है ना। इकोनॉमिकल कंडीशन चेंजेस होती है, वो भी इफेक्ट करती है प्रोजेक्ट पे कि प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता। इंडस्ट्रियल कंडीशन, इंडस्ट्रियल की कंडीशंस भी बहुत होती है, कई प्रकार की इंडस्ट्रियाँ होती है जिनमें अलग अलग कंडीशन होती है ना। सभी इंडस्ट्री की अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है जो भी प्रोजेक्ट को इफेक्ट करती है। सो ये 12 पॉइंट है, इसमें से कुछ 8 पॉइंट आपको लगभग करना है, जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी आपको सिंपल लगे। ओके, वीडियो लेक्चर देखिए और कंक्लूड करिए, फीडबैक दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।